आई हैव बीन द मैन ऑफ द डिफरेंट नेचर। मैं ईमानदार साहब से कहता हूँ, हम लोगों का जो पुराने आदमी है, हम लोगों का दम घुट रहा है, हम मजबूरी के बस आ रहे हैं। कभी भी मैं पूरा 40 साल पहले से अब तक कभी भी मैं ये समझिए कि 2:45 बजे के बाद एक सेकंड नहीं हुआ। लेकिन जिस वक्त मैं कोर्ट में जाऊंगा और सामने 4 फीट ऊंचे एक साहब बैठे हुए मिलेंगे, तब तो मैं अपनी औकात का पता लग जाएगा। जैसे हमारे सनातन धर्म का नियम है कि इसमें जो भी आएगा वो खप जाता है, हम किसी बुरा। आज प्रतिबिंब के मंच पर आज हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दुष्यंत सिंह कुंडेर जी। सवालों का घेरा बना रहे हैं दैनिक भास्कर के सहायक संपादक विजय रोहित जी। न्यायालय में गत कितने वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? मैं 60 में वकालत शुरू कर दी थी, 1960 में। इन प्रैक्टिस में मैं कभी किसी के साथ नहीं करी, ना किसी की जूनियरशिप में की। राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, व्हेन माय सर्टिफिकेट वाज ऑब्टेन्ड, आई स्टार्टेड माय ओन प्राइवेट प्रैक्टिस। अच्छा, माने उस समय से आज के कुछ परिवर्तन जैसे जैसे होते रहे, थोड़ा शेयर करें आप। जुडिशियली रिपोर्ट निरंतर प्रश्न चिन्ह लगते आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हेल टू हेवन तक का अंतर आ गया है हमारे उस वक्त में। आप यकीन समझना, ये कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि क्या न्यायालय में कोई ब्राइब या कोई हेरफेर हो सकता है। हम 100% मुकदमे को लड़ने के बाद ये कह देते कि ये इस मुकदमे का ये रिजल्ट होगा। आज स्थिति ये है, यदि मैं उसी प्रोफेशन में हूँ, सभी आदमी को अपने प्रोफेशन की बुराई नहीं पता। ये है, हम लोगों का जो पुराने आदमी है, हम लोगों का दम घुट रहा है, हम मजबूरी के बस आ रहे हैं। मजबूरी के बस का मतलब ये नहीं है कि पैसे के लिए, वो तो सब भगवान ने दे रखा। इसलिए कि वहां अगर हम बैठ गए, मैं 3 बार ट्राई करी, मैंने कहा अब नहीं करूंगा। लेकिन मेरी एक जीवनचर्या है, आज मैं बता रहा हूँ आपको, शेयर कर रहा हूँ। कभी भी मैं पूरा 40 साल पहले से अब तक कभी भी मैं ये समझिए कि 2:45 बजे के बाद एक सेकंड नहीं सोआ। 2:45 बजे उठता हूँ मैं, और उसमें फिर मेरा अपना कार्यक्रम चलता है, कुछ पढ़ना और करना। और गाय रखता था मैं, 2 गाय, अभी 5-7 महीने तो बंद कर दी, चूँकि नौकर नाकर नहीं मिलते। मैं उस बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जानवर वो है, तो अब भी मेरा वही है। तो जब मैं डीजीसी से हटा, मेरा टाइम पूरा हो गया, मैं डीजीसी रहा हूँ करीब 22-23 साल तक। और मैं बता दूं आपको कि डीजीसी के नीचे कई होते हैं। एक तो होते हैं असिस्टेंट एडीजीसी, नंबर 2 पैनल लायर। पैनल लायर होता है कि जब जरूरत होगी सरकार को तब आपसे केस करवा लेंगे, नहीं तो अपने मुकदमे करते रहो। दूसरे जो परमानेंट होते हैं उनमें असिस्टेंट एडीजीसी होता है, फिर सीनियर वो एडीसी होते हैं, फिर डीजीसी होता है। यानी डीजीसी इज द लास्ट। तो 2 ब्रांचेस होते हैं यहाँ, जो यानी बड़े जजेस होते हैं, सेशन जज जिन्हें बोलते हैं, उनके यहाँ तो हम काम करते थे। डीजीसी पूरे जिले का, यानी जबकि ये आपका हरिद्वार भी इसमें इंक्लूडेड था। ये सब के सब 15-20 साल तक उनका पूरे का पूरा इंचार्ज में ही था। अच्छा, और ये एक होते छोटे जो सीजीएम और उनकी छोटी अदालत, ये सरकारी ब्रांच है, ये वो करते हैं। तो मेरी जो स्टैंडिंग रही है यूपी में उतनी किसी की नहीं थी, क्योंकि वो तो कोई छोटे से हुआ, असिस्टेंट से, फिर सीनियर हुआ, फिर मैं तो डायरेक्ट ही हुआ था, और डायरेक्ट ही रिटायर हुआ था, क्योंकि उससे ज़्यादा हमारे यहाँ कोई वो था नहीं। क्या आपको लगता है कि डीजीसी अपने पदों का दुरुपयोग भी करते हैं? 100%। बाबूजी ऐसा है, आप तो ऐसी जगह बैठे हो कि आपको, मेरी राय में मैं इस विचार का हूँ कि दुनियादारी को परखने के लिए क्या तो परखता है वकील, इसलिए कि उस पर रोजाना हर किस्म के, हर विचारधारा के अच्छे बुरे सब लोग आते हैं। फिर पुलिस वाले, चूंकि वो उन्हें डील करते हैं अच्छे बुरा को, फिर पत्रकार, कि
वो भी एक ऐसा जरिया है जिसमें हर किस्म के लोग आपको मिलेंगे, आप 1000 से मिलेंगे। और उसके बाद फिर एग्जीक्यूटिव, और इसके बाद तो यानी हाँ ये सब अपनी जिंदगी काट रहे हैं। जुडिशियली पर निरंतर प्रश्न चिन्ह लगते आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी मान्यता यह है कि जब हवा चलती है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, उसका प्रभाव जो भी उसके सामने आएगा उस सब पर पड़ेगा। कहीं ज्यादा उसका प्रभाव पड़ेगा, कहीं कम पड़ेगा। तो कुछ चीज ऐसी होती है उन पर ज्यादा होता है, उन पर ज्यादा होता। इसलिए जैसे आपके नेता है, एक नेता के जीवन का गंदा प्रभाव 1000 आदमियों पर पड़ेगा, और 100 आदमियों का प्रभाव मुश्किल से 500-700 भी पड़े, क्योंकि उसे सब देखने वाले हैं, उसकी लाइफ। इसी तरह जुडिशरी के बारे में हमारे ज़माने में ये कहावत थी कि गरीब से गरीब आदमी भी ये कहता था कि तुम घर के 5-7 आदमी हो, ज़्यादा हो, मैं इकला हूँ, तुम मुझे यहाँ तंग कर रहे हो। लेकिन जिस वक्त मैं कोर्ट में जाऊँगा और सामने 4 फीट ऊंचे एक साहब बैठे हुए मिलेंगे, तब तुम्हें अपनी औकात का पता लग जाएगा। ये धारणा थी, और ये पक्की धारणा थी। यानी कोई जुडिशियल ऑफिसर को कोई भी किसी तरह से भी विचलित नहीं कर सकता था। और अब ये आलम है कि आप यकीन समझिए, जिसके बारे में हम ये कह सकते थे पहले 100% वरी होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं, 100% सजा होगी, कोई ताकत नहीं, उसे हम ये कहो भाई हमें कुछ पता नहीं, हम तो ये पूरा मुकदमा लड़ दिया, ईमानदारी से लड़ दिया, भाग्य तेरा, ईश्वर का हाथ तेरे ऊपर है, अपना जाके फैसला सुन। जिनके बारे में हमारे मन में ये है कि ये बरी होगा, तो हमने रोज देखते हैं वो बंधा हुआ आ रहा, अजी सजा कर दी। और जिसके बारे में वो कहे इसमें क्या करेगा, इसमें कैसे छोड़ देगा, वो आ रहा, मिठाई का डब्बा लीजिए बाबूजी प्रसाद लीजिए, आपकी कृपा से मैं बरी हो गया। हम लोगों के तो जो पुराने हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, ओपन ये नहीं, ओपन सबको कहता हूँ, जब जजेस वगैरह सब हम आपस में बैठते हैं, वो वगैरह, मैंने कहा हम लोगों का दम घुट रहा है। तो हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यकीन समझना, अपने उस हेल्थ की वजह से, क्योंकि मैं तो जैसे अभी बताया, मैं 2-3 बार छोड़ने की कोशिश की, घर पर बैठ गया, तो हुआ ये कि वो जो मेरा सुबह बैठने का जो एक रूटीन है, 2:45 बजे उठने का, उसके बाद अपने जानवरों को देखना, बच्चों के लिए पानी पुनी भर रहा है नहीं, फिर ईश्वर के लिए थोड़ा टाइम निकालना, फिर अपना उसे फाइलों के ऊपर बैठ जाना, वो जो टाइम था तो बेकार हो गया। अब यह है कि उठ कर करूँ क्या, उठा तो उसी वक्त 5 मिनट में सारा काम निपटा के 10 मिनट में, आध घंटे में, और लेट गया, फिर नींद आ गई। सुबह उठा, पता लगा कि तो काफ़ी टाइम हो गया, चाय आ गई, चाय पी ली, इधर उधर गए, अखबार पढ़ लिया, 12 बज गए, हो जी खाना खा लो जी। फिर एक आध कोई आदमी आ गया, शुरू में तो आते रहते हैं, आ गया, उससे बात होगी, शाम होगी जी, खाना खा लो जी। हमने कहा तो जीवन ही खत्म होगा। अच्छा, फिर दूसरे, आई हैव बीन द मैन ऑफ डिफरेंट नेचर, मैं ईमानदार साहब से कहता हूँ, और मालूम कर लीजिए कि जो सरकारी वकीला साहबान होते हैं वो मेहनत नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनका पर्सनल कोई लगाव नहीं, मुकदमा सरकार का, जीता गया तो राम जी का, उन्हें तो पे मिलनी। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करा दोगे सजा तो कुछ ज़्यादा नहीं होने की, और सब बरी हो जाएंगे तो कोई कम नहीं होने की। तो होता क्या है, वो जो हमें उसमें पूरी मेहनत करनी चाहिए, तो सरकारी कागज है वो नहीं करते। मेरा ये आदत थी कि मैं ये कहा करता था कि मुझे ये नहीं देखना कि बरी होना या नहीं होना, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बहस मैं कर रहा हूँ और दूसरा आदमी जीत के चला जाए। मैं हमेशा ये कहा करता था कि हम तो गांव के आदमी हैं, हम जो गांव के जाने, एक दंगल हुआ करते थे, अब भी होते हैं, कम होते हैं, वो कम सही। देखना ये नहीं है कि हारा या जीता, देखना है कि पहलवान ने दांव कैसा लगा है। इस चीज में मेरे पे मेरा ये था कि जो भी वकील रूलिंग देगा वो शाम को मेरे पास आ जाए, क्योंकि उन्हें तो दे दी,
जिनने लिख दी तो बेकार हो गई। तो मैं कहता था सब स्टेनों से कि वो सारी रूलिंग मेरे पास भेजिएगा। मैं ऐसे देखता था कोई ऐसी रूलिंग भी है क्या जो मेरे पास नोट नहीं है, और अगर वो नोट नहीं है तो उसे नोट करता था, उसे नोट करता था। तो इसीलिए जो उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मेरी जानकारी में कोई ऐसे नहीं है एक्सेप्ट वन, मैं बताऊंगा कि वो प्रैक्टिस में अच्छे रहे हों। अब वो तो आए ही नहीं डर की वजह से, रिटायरमेंट के बाद हिम्मत ही नहीं हुई कि वो फेस कर लें अदालतों को या दूसरे प्राइवेट काउंसिल को। और अगर आए भी तो कोई 6 साल या कोई 2 साल या 1 साल जीवन काट के ही हो गए। ये सब आपके मेरे साथ नहीं हुआ। मेरठ में थे दाताराम सिंघल साहब, अच्छा, वो भी ठीक रहे, वो भी ठीक रहे। लेकिन मैं आपको अर्ज करूं, जब मैं डीजीसी बना तक मैं जूनियरों में टॉप पे था। जब मैं ये डीजीसी बन गया तो मेरा ये कहना था कि कोई भी वकील जिसका भी मुकदमा होगा जो मेरे साथ है प्राइवेट, पार्टी ने कह रखा मुझे कान में बता सकता है, बहस नहीं कर सकता, बहस नहीं करूंगा। और वो तब बताएगा कि कोई पॉइंट ऐसा हो जो मेरे से बाय मिस्टेक छूट गया हो। अब यह है कि उन्हें पता ही नहीं, जिसका मुकदमा हो जो साइड में रात में होता, जैसे हम तो सरकारी हैं, पार्टी ने सरकार के साथ साथ एक प्राइवेट भी कर लिया। तो अब क्या करें, उन्हें कहते हैं भाई जो जी कर लो बहस, जो जी कर लो बहस। तो उन्हें क्या खबर है, उन्हें क्या खबर है बहस करने की। संख्या जो होती है, जो अपराधी वहां जाता है तो न्यायालय के आदेश से पर्सन सीन लग जाता है। हाँ बिल्कुल लगता है। बहुत ही ऐसा है। एक वैसे तो जो एक्ट अंग्रेजों के ज़माने के ख़त्म करके नए बनाए गए हैं उन्होंने वो तो खोए ही है, लेकिन जो बनाए हैं वो उनसे भी बुरे बने हैं। फॉर एग्जाम्पल जमींदारा खात्मा एक्ट बना था, जितनी उसमें सेक्शन थे उससे 4 गुने उसमें अमेंडमेंट हुए। यानी अगर एक सेक्शन था तो उसे जब कमियां पाई गई उसे क्लियर करने के लिए फिर उसमें A1, A2, A3 यानी इस तरह अमेंडमेंट होते रहे। जैसे हमारे सनातन धर्म का नियम है कि इसमें जो भी आएगा वो खप जाता है, हम किसी को बुरा नहीं कहते, और खपना चाहिए। इसी तरह भाषा का भी होना चाहिए। भाषा का ये होना चाहिए कि भाषा को रिच करने के लिए ये आवश्यक है कि जो शब्द आपकी भाषा में आ गए उन्हें अपना लो, उन्हें परमानेंटली अपनाओ। फॉर एग्जाम्पल रेल है, पेमेंट है, गांव का हर आदमी जाने पेमेंट का मतलब भाई पैसा दिया जाएगा, दिया जाएगा। ये ना करो, उन्हें भी एडजस्ट करके रखो। अब ये है, गांव का हर आदमी जानता था क्या हो 302 का मतलब ये है किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। तो किसी ने किसी का मर्डर करना चाहा, भाई जी ये बच गया 307। एक नया इन्होंने सेक्शन किया था, वो भी काफी अलग किया था, लेकिन वो लगा दिया था दहेज पे पहले नहीं हुआ करते थे, पहले दहेज का मर्डर नहीं होता था। अब वो दहेज के ऊपर एक बात आ गई कि दहेज के ऊपर अलग सेक्शन हो, तो उसका 304 498 तो होता है घरेलू वही, लेकिन वो जो मर्डर होता है वो 304 बी था। तो हमारा कहना है ये सब सेक्शन आम आदमी को पता है, आम आदमी को पता है। तो ये सेक्शन आप इन्हें ऐसी जगह रखते कि वो आदमी वो समझ लेता, अब हमें समझ में नहीं आया। बिल्कुल 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 यकीन समझना, पहले एक का यहाँ था उसे वहां कर दिया, जो 302 था वो 167 हो गया, मतलब इस तरह हुआ। तो हम उसे पहले यानी इतनी टाइम हो जाने के बाद भी 64-65 साल की प्रैक्टिस में हम पहले से पढ़ते हैं। भाई किताब लाओ जो कंपेरेटिव टेबल आई हुई है कि इसका ये बना, इसका ये बना, इसका ये, इसका कहीं गलती ना लिखा जाए। मैं तो इंडिया की बात जानता हूँ, दूसरे देशों का नहीं कुछ था जी, मैं यही बात कर रहा हूँ। कभी भी आप ये नहीं पाएंगे कि लर्नड जज
वो लिखा जाता है लर्नड काउंसिल, लर्नड वकील, लर्नड एडवोकेट, फैसलों में भी हुई। तो ये प्रज्यूम किया जाता है कि वकील विल नो एवरी लॉ। हमारे यहाँ न्याय में ये माना जाता है कि वकील नोज एवरी लॉ, चाहे सो ना हो वो ढूंढ कर निकालेगा। कि लंदन न्यायाधीश, उनके बारे में प्रज्यूम बस ये किया जाता है कि वो दोनों बातों की सुन के वो बीच का सही सार निकाल दे। सच्चाई ये है जितना वकील जानता है उससे यानी चौथा भी इन्हें पता क्या है, इन्हें तो पता ये है कि जैसे मैं अर्ज किया था कि जो हवा लगती है सब पे होती है कम, लेकिन चूंकि ये टॉर्च बियरर हैं, लोग इनसे अपेक्षा करते हैं कि न्याय होगा, और जब न्याय नहीं होता वो दुखी होते हैं। तो इसलिए न्याय विभाग पे या न्याय सिस्टम के ऊपर इसका ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ा है और इससे ज़्यादा सोसाइटी को नुकसान हुआ है। पहले ये था जाओ न्यायालय में जाओ इंसाफ मिलेगा, अब ये कहते कहाँ जा रहे हो, लुट पिट के जाओगे, जो जीतेगा तो हारेगा और हारेगा तो मरेगा। यानी जो जीतेगा वो भी इतना खर्च हो जाएगा कि वो जिंदगी काटेगा, और जो हार गया तो वो भी गया, पैसा भी गया और भाग दौड़ में जान भी गई। न्यायालय में आने वाले पीड़ित व्यक्तियों के साथ कई बार अधिवक्ता अव्यवहारिकता का परिचय देते हैं, क्या आपकी जानकारी में है? अब हालात, पहले हालात ये थे, यकीन समझना 15-20 साल में हमारी प्रैक्टिस हो गई थी, तब तक हम सोचा करते थे अरे इसमें बेईमानी कैसे हो सकती है। जैसे बैंक वालों के बारे में कहा करते हैं, बैंक वाले वैसे क्या बदनामी करते हैं, वो बेईमानी क्या करते हैं, टीचर को अरे इससे ज्यादा नोबेल प्रोफेशन क्या होगा, वहाँ बेईमानी क्या होगी, अरे डॉक्टर क्या बेईमानी कर ले। लेकिन बाबूजी आपने कहावत सुनी होगी कि बीरबल ने एक लाला थे, उसके बारे में ये था कि वो बिना लिए किसी से नहीं करे था, उन्होंने उसका ट्रांसफर इसी जगह कर दिया, जा समुद्र के पास जा, समुद्र के पास जा, वहां से देख कोई गड़बड़ तो नहीं। बज्जी वो गया, अब जो भी जहाज आवे उसे रोक दे, ये रोक। सच्चाई भी ये भी है कि एक बड़ा तबका जो क्रिमिनल माइंडेड है, अपने उन क्रिमिनल एक्टिविटीज को छुपाने के लिए या अदरवाइज बार से, संघ से, अपने एसोसिएशन से शेल्टर लेने के लिए कोई प्रोफेशन मार रहे हैं, जिससे उनके जो डेली के क्राइम और वो है ये माफिया जो है लैंड माफिया ये हैं, इस तरह के लोग बाग आ रहे हैं, उन्हें वहाँ शेल्टर मिल जाती है। अच्छा ज़्यादा नहीं तो ये तो हुई जा 20-30 वकील नारा लगाते हुए एसएसपी साहब के चले गए, डीएम साहब के चले गए, वो भी सोचे अरे भाई दुखी होगी तभी तो आए, लेकिन उन बेचारों को क्या खबर, यद्यपि मतलब हम ऐसा नहीं होने देते। आप यकीन समझना हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है, 8-7 साल से तो हम लगातार ही इसमें हैं, और ये कहा हुआ कि मदद पूरी करेंगे, ये तो बात सही है, लेकिन इस बात की गारंटी होगी कि आगे आप नहीं करेंगे, अगर दोबारा होगा तो आपका विरोध किया जाएगा, और उसमें भी यह है कंप्रोमाइज करा देंगे तुम्हारा। हम जाके यही कहते हैं एक आदमी सुधर रहा है, आप मेहनत करके इतना करा दीजिए, कंप्रोमाइज करा दीजिए। न्यायालय में प्रैक्टिस के दौरान कभी कोई ऐसा कार्य आपके माध्यम से हुआ जिसका आपको पश्चाताप हो और आपको याद हो? मैं रिसेंट अभी बात करीब 5-7 महीने की बात है, 8 महीने होंगे। एक मेरा जूनियर था, वो वैसे तो लड़का सरदार था, लेकिन उसने मतलब बाल नहीं रखे थे, मोना था और बड़ा इंटेलिजेंट था, देहरादून का पढ़ा हुआ था, बड़ा इंटेलिजेंट लड़का और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन।
उसमें बोलना ही नहीं आता था। उसकी कमी ये थी, अगर आपने पूछा जैसे कह दिया ना, अगर उसने कहा हाँ सर, अगर ना करना ना। तो जब वो आया तो मैंने समझा कि इस तरह तो अच्छा, वो हमारे IAS जो होते एग्ज़ाम, इसमें 2 बार अपेयर हुआ, दोनों में आ गया, लेकिन इंटरव्यू में रह गया, इतना इंटेलिजेंट था। उसके भाई पापा का किसी से, और बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, नाम ना पूछना, अरबों खरबों का आदमी है, और अरबों खरबों का है। तो उनका 3-4 बीघे जमीन, आप तो देहात के 3-4 बीघे तो इतनी होती होगी। जी जी जी। उसके ऊपर किसी विवाद के ऊपर उन्होंने मारना तो चाहते थे बाप को, लेकिन लड़का साथ था। वो ये कैसे बर्दाश्त कर ले, वो ये कैसे बर्दाश्त कैसे करे कि उसके सामने पापा को मारे, मर्डर करें। तो बेचारा सामने आ जाता था बार बार मारने वालों के। उन्होंने कहा पहले इसे निपटाओ, पहले इसे ही निपटाओ, और उसका मर्डर मौके पर ही हो गया। अच्छा, चूँकि मेरा बहुत अच्छा बच्चा था, मुझे बहुत प्यारा भी था, मुझे बहुत उसका दुख हुआ, और मैंने उन्हें बहुत समझाया कि तुमने इतनी छोटी सी बात के ऊपर एक बच्चे को खो दिया। तो जब उनके यहाँ एक रस्म होती है जैसे, तो मुझे तो जाना ही था, लेकिन फिर भी मुझे बुलवाया गया कि भाई आप जरूर आ जाना। तो मैं गया, तो सब लोगों ने कहा बाबूजी पूरी विराट में जुर्म हुआ है, बहुत जुर्म हुआ। मैंने कहा देखो भाई, ये तो मेरे पास बस की बात नहीं थी, ये तो ईश्वर की बस की बात है, लेकिन मैं आपकी भावना को समझ रहा हूँ। मैं इसे मामले को खुद ही लड़ूंगा और कोशिश करूंगा। अच्छा, उसकी बेचारी की वाइफ साथ शादी हुई थी, पहला बच्चा भी नहीं हुआ था। मैंने कहा भाई मुझे इस बच्चे का भी ध्यान है, मैं जो कर सकता हूँ करूँगा। तो उसमें 5 आदमियों को 8-7 महीने पहले फांसी की सजा हुई, फांसी की। ये तो मैं मान रहा था, ये तो मैं मान रहा था कि ये उम्र कैद का मुकदमा है, ये उम्र कैद का मुकदमा है, ये तो मैं मान रहा था, और इसी हिसाब से मैं उससे लड़ रहा था। लेकिन फांसी का ऑर्डर हो जाएगा, ये चूंकि जो हमारे यहाँ ला है वो ये है कि फांसी तब हो जो रियरेस्ट अमंग दी रियरेस्ट। ये समझ लीजिए जैसे सामने सिनेमा की फिल्म चल रही हो। अच्छा, वर्चुअली मर्डर तो किया था उन्होंने, लेकिन ये मर्डर तो रोज होते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो जब वो फांसी की सजा हुई तब मेरे मन में यह आया था कि कुछ ज्यादा हो गया। बहुत ऐसा है कि हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं बड़े बड़े, चाहे चीफ मिनिस्टर साहब हों, चाहे मंत्रीगण हों, चाहे MLAs हों, इन सब के संबंध अपने कारोबार के संबंध में ऐसा किसी का नहीं कि कोई ऐसी होगा एक आध महात्मा जो बिल्कुल दुनिया से बिल्कुल अलग है, दुनियादारी में रह के घर के चलते ही है। तो उन सब के इलाहाबाद में अच्छे अच्छे बड़े बड़े वकीलों से सबके संबंध है, सबके संबंध है। और वहाँ उनकी इतनी बड़ी से है कि न तो कोई सरकार हिम्मत करती है और ना कोई जज, कोई आदमी इस बात को तैयार नहीं है। ये हमारा 45-50 साल से वो चल रहा है
आंदोलन, अब भी हर सैटरडे को हम काम नहीं करते, कोर्ट में जाते हैं लेकिन काम नहीं करते। तो इतना बड़ा वो देखेगा, और 5-6 महीने तो जेल में रहे इसके लिए, लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं हुआ। इसके फेल होने का एक कारण यही है कि हम इसे पब्लिक का मैटर नहीं बना सके, बल्कि अदरवाइज वो इससे और नाराज होते हैं। हम उन्हें समझाते हैं भाई हम तो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। बाबूजी, ये माना जाता है कि जो पूर्वांचल है, एक काम को करवाने के लिए जो वो वहां का 500 रुपए देता है क्लाइंट, वो इधर का 5,000 रुपए, इतना अंतर है ना। तो हम तो तुम्हारा कर रहे हैं, बिल्कुल वो यूँ कहे जी कर रहे होंगे, तारीख ब तारीख हो जाओ। अरे भाई तारीख ब तारीख हम थोड़ा कर रहे हैं, इसमें तो कोर्ट का मामला। हम किसी भी वजह से उसे मतलब ये एक आंदोलन का रूप नहीं दिला पाए। जिस दिन सरकार इन सेंटर ये चाहेगी कि यूपी बहुत बड़ा प्रांत है, यूपी बहुत बड़ा प्रांत है, इसे कई हिस्सों में 2 या 3 में कर दिया जाए, उसके लिए यह है जी। कई बार ये बातें आई भी, और नहीं सरकार ऐसा सोच भी रही है, नहीं है सरकार ऐसा सोच भी रही है। और योगी जी कल्याणकारी योजनाएं भी वकीलों के लिए चला रहे हैं। पहले ऐसा था, सबसे पहले ये बात हमने सोची थी, हमने सोचा कि भाई जो हमारा साथी 10 साल 20 साल हमारे साथ रह गया वो तो मर गया, चलो वो तो ईश्वर की इच्छा, उसकी पत्नी कहाँ जा। अब तो होंगे करीब 25-30, तब भी मतलब हमारा ही ग्रुप था, हमारा ही ग्रुप ने ये तय किया कि 1 लाख रुपए उसकी विधवा को दिया जाएगा, इनडिस्क्रिमिनेटली, विदाउट कंसिडरिंग कि कोई दूसरे पार्टी का है या दूसरे ग्रुप का है, हिंदू है मुसलमान है, कोई हो, जो भी हमारे यहाँ वोटर था, जैसे मैंने अर्ज किया था कि यहाँ वकील तो 3,500 है, वोटर तो 1,600 है, उनमें से 1,600 में कोई भी अगर किसी की डेथ होगी तो वो 1 लाख रुपए उसकी पत्नी को दिए जाएंगे, इस रूप में कि बेटी तुम इसमें अपना जीवन। तो वो बात कहीं और भी पसंद आई, लेकिन सबसे पहले कानपुर में हुई थी, 20-30 जिलों की मैं बात कर रहा हूँ। अब कल्याणकारी योजनाएं आई, उसमें यह है कि डेथ के बाद पहले 1 लाख होते थे, अब फिर कुछ जो है कल पता लगा है वो 5 लाख कर दिए गए। तो ये योजना, अच्छा ये भी सोचा जा रहा है कि हमारे यहाँ कोशिश ये की जाए कि जो 3 या 4 साल तक जो जूनियर्स हैं उनके लिए कोई ऐसा प्राविधान हो जाए कि उनकी 5,000 या 10,000 रुपये सरकार की तरफ से आ जाए, कुछ उसका हो जाए, जिससे कि उनका जीवन तो चलता रहे, और वो जो मन को मार के गंदे काम करते थे। तो